नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न नंबर 81 से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सही आंसर है 7। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह गठित होती है 29 अगस्त 1947 को। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य होते हैं 7। ठीक, सदस्य सूची आप देख सकते हो। अध्यक्ष होते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक, दूसरे सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर के एम मुंशी, और पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठवें नंबर पे एन माधव राव होते हैं। ये बीएल मित्र की जगह होते हैं जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दिया। कौन? एन माधव राव। फिर डीपी के खेतान, बाद में इनका निधन हो जाता है और इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी ने जगह ली। ठीक, बाद में टीटी कृष्णमाचारी सदस्य बनते हैं। इसकी जगह डीपी खेतान की जगह। आसान भाषा में समझें तो संविधान लिखने का असली काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति ने किया था। और विकल्प गलत हैं बिल्कुल भी। ठीक, 7 सदस्य थे। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो संविधान सभा में कुल समितियों की जो संख्या थी वो 22 थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान निर्माण की कुल अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की थी। और संविधान सभा की बैठकों की कुल संख्या कितनी थी? 165। और 11 सत्र इसमें शामिल थे। टोटल 11 सत्र थे और बैठकों की संख्या 165 थी। बार बार पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कमेटी कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। यह प्रश्न जो सिलेबस से संबंधित है तो यह इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और यह बार बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो सही आंसर है 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। बात करें तो अनुच्छेद 12 से 13, जो 12 और 13 है, इसमें मौलिक अधिकारों का परिचय और कानूनों की असंवैधानिकता के बारे में बात की गई है। परिचय 12 में है और 13 में कानूनों की असंवैधानिकता के बारे में बात की गई है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18, इसमें समानता का अधिकार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देखो, इसमें हर अनुच्छेद या हर आर्टिकल को मैं अभी ढंग से नहीं बता रहा हूँ। इसमें केवल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको दिखा रहा हूँ, मतलब उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी हमारी बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहाँ आया, कैसा आया था, किस तरीके से पूछा गया था और उसके आसपास के फेमस टॉपिक कौन से हैं, क्योंकि यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद तो हम ये देख सकते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये इसको तो देखना ही है। ये तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी अधिकार है। और अनुच्छेद 32 कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 अधिकार हैं। पहले हमारे संविधान में 7 अधिकार थे, तो 7वां जो अधिकार था आर्टिकल 31 में, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। और 19 के क्लोज एफ में क्या था? 19 के क्लोज 1 के एफ में था संपत्ति का अधिकार, उसको भी हटा दिया गया। और अब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के ए में एक कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की पूरी व्यवस्था है और पूरे के पूरे अधिकार आपको पता होने चाहिए। अब और क्वेश्चन की बात करें तो और क्वेश्चन बिल्कुल गलत थे। ठीक है,
अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो मौलिक अधिकारों की मौजूदा संख्या कितनी है? 6 है। पहले मूल रूप से कितनी थी? 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अनुच्छेद या आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसने? अंबेडकर ने। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद जो हैं वो 12 से 35 तक के हैं, और संपत्ति का जो अधिकार है वो अब अनुच्छेद 301 के तहत है, और जिसको संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा जाता है। सिलेबस की बात करें तो यह इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से है, और आर्टिकल 12 टू 35 से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी संभावना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 83 की। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर है 1952। ठीक, आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामूहिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ होता है 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी की जयंती पर। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली इत्यादि में क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। यह भारत का पहला समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। इसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। आसान भाषा में 1952 में सरकार ने गांव में विकास के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया, ताकि खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत थे। 51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 में शुरू हुआ था। 53 भी गलत है। 1954 में अन्य विकास योजनाएं शुरू हुई, पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ 1952 में। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की नींव कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो 1952 से इसकी नींव रखी गई। इसके बाद 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस शुरू हुआ। ठीक, यह कार्यक्रम आगे चलकर कौन सा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे चलकर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978 और मनरेगा जो 2005 में लॉन्च होता है, इन जैसी योजनाओं की प्रेरणा बना। ठीक, बार बार पूछा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1952 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब शुरू होती है? 1953 में। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की बहुत संभावना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में केवल एक सदस्य है? यानी ऐसे कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से लोकसभा में केवल एक सदस्य के लिए चुनाव होता है? तो यूकेपीएससी ने इसका आंसर 9 माना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो, उस समय यूकेपीएससी ने इसका आंसर 9 माना है। हो सकता है उस समय यूकेपीएससी ने 2019 तक के लोकसभा चुनाव तक का पूछा हो। ठीक, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखें तो इसका सही आंसर 8 है, 2025 तक। आइए इसको देखते हैं। देखो, उस समय यूकेपीएससी ने हो सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक यह क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक, तो उस समय अगर बात करें तो उस समय मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम 3 तो राज्य थे। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दादर और नगर हवेली। इनको मिला के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो रहे थे? 9 हो रहे थे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन उसके बाद होता ये है कि 2019 में नया बनता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, बनते तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, लेकिन जो जहां से केवल एक ही लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है, एक ही सीट है जहां से, तो वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और उसके बाद एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो दादर व नगर हवेली है। दादर और नगर हवेली को दमन और द्वीप के साथ मिलाकर के क्या हो जाता है? 2019 के अधिनियम के तहत 2020 26 जनवरी 2020 में क्या होता है? यह एक ही केंद्र शासित प्रदेश
हो जाता है। कौन? दमन और दीव तथा दादर व नगर हवेली। किसको मिलाया जाता है? दादर और नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मिला दिया जाता है और इसके हिसाब से यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। फिर तो लोकसभा की सीट की बात करें तो एक लोकसभा सीट यहाँ से है और एक लोकसभा सीट यहाँ से है, तो अब ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिला के अब यहाँ से 2 लोकसभा सीट है। तो इस हिसाब से अभी जो 2025 तक वर्तमान स्थिति है, तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर के ऐसे हैं जहां से केवल लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से उस समय यूकेपीएससी ने इसका आंसर नो माना था, लेकिन अब इसका आंसर नो नहीं है। आइए इसको आगे देखते हैं। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो लोकसभा की कुल वर्तमान सदस्य संख्या 543 है अभी, और सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से है, 80 सीटें हैं, और सबसे कम सीटें हमने ऊपर अभी देख लिया है जो 8 केंद्र शासित और राज्य हैं वहां से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बार बार क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की सबसे छोटी प्रतिनिधित्व वाली इकाई कौन सी है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, ये सब हैं जो हमने ऊपर देख लिया, और सबसे बड़ी इकाई उत्तर प्रदेश है। ठीक, अब बात करते हैं कि सिलेबस की। यह प्रश्न कहाँ से आया था? तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा कंपोजिशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, आप एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 की। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि पोटा कानून किस वर्ष में पारित और प्रभावी हुआ? तो सही आंसर है 2002 में पोटा कानून प्रभावी होता है। तो क्वेश्चन ये था। आइए इसको देखते हैं, उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसे भारत सरकार ने 26 मार्च 2002 को पारित किया और लागू किया। उद्देश्य क्या था? आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई। ठीक, यह कानून विवादास्पद रहा क्योंकि इसमें पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए थे और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे थे। 2004 में यूपीए सरकार ने इसे रद्द कर दिया। आसान भाषा में समझें तो पोटा कानून 2002 में लाया गया, लेकिन 2004 में इसे हटा दिया गया क्योंकि इसके दुरुपयोग की शिकायतें बहुत आई थी। 2004 यह ऑप्शन गलत था क्योंकि इस साल पोटा समाप्त किया, पारित नहीं किया गया था। और 2001 भी गलत है, उस समय संसद हमले के बाद इसकी तैयारी चल रही थी। रही बात 2005 की, तो ये भी गलत था। ठीक, और इस समय यूएपीए को और मजबूत किया गया था। ठीक, अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो पोर्टा से पहले टाडा था। आपने सुना होगा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में यह बनता है और 1995 तक यह रहता है। ठीक, पोर्टा खत्म होने के बाद क्या होता है? ठीक, टाटा के बाद पोर्टा आता है और पोर्टा खत्म होने के बाद आतंकवाद विरोधी प्रावधान यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में शामिल हो गए। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है कि पोर्टा कब आया, कब रद्द होता है और किस कानून ने इसकी जगह ली। तो अभी किस कानून ने इसकी जगह ली? यूएपीए ने। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एक्ट्स, टेररिज्म कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी संभावना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें।
क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।